हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग अनुभव 2 जो आपका अभी हाल ही में संपन्न हुआ उसके विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस पेपर में कुल मिलाकर 14 प्रश्न विज्ञान प्रौद्योगिकी खंड से थे। इन्हीं 14 प्रश्नों को हम लोग क्रमवार रूप में आज की अपनी इस परिचर्चा में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी परिचर्चा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा, देखिए आप लोग। पहला प्रश्न जो है ये एसरेशन रीजन टाइप प्रश्न है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट जो है ये कह रहा है कि पढ़िए आप लोग प्रश्न। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि उपग्रहों को सामान्यतः देशों के पश्चिमी तट के स्थान पर पूर्वी तट से प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर अधिक है। तीसरा कह रहा है पूर्वी तट पर वायुमंडलीय दाब कम होता है जिससे प्रक्षेपण के दौरान रॉकेटों के लिए वायु प्रतिरोध एयर रेसिस्टेंस कम हो जाता है। और फिर आपसे वही पूछा गया है जो 3 स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं कि स्टेटमेंट पहले तो आपको ये पता करना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन गलत है, और फिर एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 2 और 3 जो है वो पहले स्टेटमेंट का कथन, पहला कथन जो है उसके संबंध में सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक। तो सबसे पहला देखो कि उपग्रहों को सामान्यतः देशों के पश्चिमी तट से, कह रहा है कि उपग्रहों को सामान्यतः देशों के पश्चिमी तट के स्थान पर पूर्वी तट से प्रक्षेपित किया जाता है। सही है, एकदम आधारभूत सा तथ्य है, आधारभूत सी संकल्पना है। स्कूल टाइम से ही आप लोगों ने इसके संदर्भ में पढ़ा होगा। हमारे यहाँ भी जो अपना एसडीएससी है, एक सिंपल सा ये ध्यान में रखो कि जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वो कहाँ पे स्थित है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अधिकांश पूरी दुनिया में आप देखोगे तो अधिकांश जो स्पेस सेंटर्स हैं, जो उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए स्पेस सेंटर हैं, वो कहाँ अवस्थित हैं? वो पूर्वी तट पर स्थित हैं पश्चिमी तट की तुलना में। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एसडीएससी की बात करी। इसके अलावा आप फ्लोरिडा में जो कैनेडी स्पेस सेंटर है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो भी पूर्वी तट पर स्थित है। कोरू जो फ्रेंच गुयाना में स्थित है वो भी पूर्वी तट पर स्थित है। ऐसे अनेक उदाहरण आपने देखा होगा। ठीक। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब ये होता क्यों है? मतलब पूर्वी तट पर हम पूर्वी तट पर ही स्पेस सेंटर को स्थापित करने के लिए इसकी वरीयता क्यों दी जाती है पूर्वी तट पर स्थापित करने की? तो इसका सिंपल सा रीजन है कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति है ना, उसका लाभ लेने हेतु पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। ठीक है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन, मतलब वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो इससे क्या होगा कि अगर पूर्वी तट पर होगा तो जो पृथ्वी की घूर्णन गति है उसका लाभ मिलेगा, एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट मिलेगा जो रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा उसमें। पहला रीजन, 2-3 रीजन है उसमें से पहला जो और सबसे प्रमुख रीजन यही है कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति है उसका लाभ उठाने हेतु। तो चूंकि पृथ्वी की घूर्णन गति ईस्टवर्ड यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ है, तो पूर्व के सेंटर, सपोज करो कि इस तरह से अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, और कोई अगर मान लो सपोज करो ये भारत वाला यहाँ पे ईस्टर्न जो पूर्वी तट है उस पर स्थापित है, यहाँ से कोई रॉकेट लॉन्च किया जाएगा तो इसको कम फ्यूल लगेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि जो अर्थ की घूर्णन गति है वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, वो उसको सपोर्ट करेगा। ठीक। जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये। दूसरा क्या होता है कि मान लो किसी कारण से रॉकेट में कोई खराबी आ गया, किसी भी कारण से रॉकेट सक्सेसफुल लॉन्च नहीं हुआ और दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो वो अल्टीमेटली गिरेगा कहाँ? वो महासागर, ये यहां तक गया और यहां से गिरेगा, तो ये महासागर का क्षेत्र है, तो महासागर के क्षेत्र में गिरने की इसकी संभावना अधिक होगी। सपोज करो अगर पश्चिमी तट से गया और ये यहाँ पे है तो गिरेगा तो ये रिहायशी क्षेत्र में गिरेगा, स्थल पर गिरेगा। इसकी तुलना में पूर्वी तट से जब लॉन्च किया गया तो ये अगर किसी कारण से खराबी भी हुआ तो इसके गिरने की संभावना कहां होगी, कहां गिरेगा? ये महासागर में ही गिरेगा। ठीक, 2 बात। तीसरा एक और चीज ध्यान रखो जो इस प्रश्न में तो नहीं दिया गया है कि आमतौर पे जो स्पेस सेंटर है उसको इक्वेटर के पास, जो भूमध्य रेखा है इसके पास, इक्वेटर के पास से लॉन्च किया जाता है। इक्वेटर के पास से लॉन्च करने के पीछे का मतलब जो रीजन है, यहां पर भी वही रीजन है, रोटेशन स्पीड अधिक मिलेगा तो इसका बेनिफिट
जो रॉकेट है, रॉकेट लॉन्च में मिलेगा। ये 3 बेसिक रीजन है जो मुझे इतना अंदाजा है कि आप सभी इससे अवगत होंगे। ठीक, 3 रीजन मैंने बताया, इन तीनों रीजन को ध्यान में रखना है। अब अन्य जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें, पहला कथन सही है, क्यों करते हैं इसके संदर्भ में भी हमने समझ लिया। अन्य जो कथन दिए गए हैं अब उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर अधिक है। पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर अधिक है। घूर्णन गति का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक अक्षांश पर अगर हम देखें, इसमें सेम अक्षांश पर अगर हम देखें तो ईस्ट से वेस्ट जो गति होगी सेम रहेगी। एक अक्षांश पे अगर हम देखें, ये स्टेटमेंट ही गलत है अपने आप में। एक्सप्लेनेशन करने का मतलब, ये एक्सप्लेन करने का तो बात ही नहीं है। जो घूर्णन गति की बात करें हम, तो सेम अक्षांश पर किसी भी पूरब में पश्चिम में किसी भी जगह पे रहेंगे तो सेम रहेगा, घूर्णन गति में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, पृथ्वी तट पर वायुमंडलीय दाब कम होता है जिससे प्रक्षेपण के दौरान रॉकेटों के लिए वायु प्रतिरोध कम हो जाता है। पूर्वी तट पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। देखो, पूर्वी तट पर वायुमंडलीय दाब जो है, जो आपने पढ़ा होगा बेसिक ज्योग्राफी में, जो आपके क्लाइमेटोलॉजी वाला खंड है, वायुमंडलीय दाब स्थानीय कारकों से प्रभावित होता है। जो वातावरणीय स्थानीय वातावरणीय दशाएं हैं उसके कारण प्रभावित होता है, हाइट से प्रभावित, ऊंचाई से प्रभावित होता है, मौसम से प्रभावित होता है। इसका पूर्वी तट पश्चिमी तट से एज सच कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो ये भी स्टेटमेंट ही अपने आप में गलत है। तो जब स्टेटमेंट 2 और 3 गलत ही है तो एक्सप्लेन करने का तो कोई बात ही नहीं है। तो जो विकल्प डी है, विकल्प ना तो कथन 2 ना तो कथन 3 सही है। कि पहला स्टेटमेंट सही है, इसके अतिरिक्त कोई और कथन ही सही नहीं है। तो जो अन्य एक्सप्लेन करने वाला बात है ये तो स्वतः गलत हो जाएगा। तो विकल्प डी हमारा जो सही उत्तर होगा, ठीक है। देखो, जो मैंने कहा था आपको शुरू में कि जो अधिकांश मतलब स्पेस सेंटर्स हैं, जो उपग्रह लॉन्च सेंटर हैं, वो कहां पर हैं? जो कथन पहला कथन कह रहा था पूर्वी सेंटर पे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जो श्रीहरिकोटा है भारत का, वो आपको पूर्वी तट पर है। जो ये कोरू फ्रेंच गुयाना, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लॉन्चिंग सेंटर है, ये फ्रेंच गुयाना के कोरू में है, दक्षिण अमेरिका में। फ्लोरिडा में आप देखोगे, यहाँ पे फ्लोरिडा में जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, वो यूरोप का, जो यूएस का है, फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर, सभी जो है पूर्वी तट पर हैं, ठीक है। ऐसे अन्य भी एग्जाम्पल्स हैं, तो बस इसको आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। देखिए आप लोग, आपके स्क्रीन पर है। ये कह रहा है प्रश्न, ये प्रश्न बेसिकली जुड़ता है आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर, जो वृहद भाषा मॉडल है एलएलएम पर, ठीक है। 3 टेक्नोलॉजी दिया गया, निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों पर विचार करिए। जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जनरेटिव एआई, नॉन फंजिबल टोकन्स, और निगरानी में प्रयुक्त चेहरे की पहचान संबंधी प्रणाली, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। पूछ रहे उपयुक्त में से कितने मुख्यतः अपनी मूल कार्यक्षमता के लिए वृहद भाषा मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर निर्भर हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो एलएलएम है, ये पूछा है आपसे, जो एलएलएम है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इसके बारे में कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड टेक्नोलॉजी कौन सा है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये एलएलएम है क्या। एलएलएम एक प्रकार का एआई मॉडल है, या पाठ को समझने, ये क्या है? एक प्रकार का एआई मॉडल है जो प्राकृतिक भाषा ये या मानवीय भाषाओं को समझ सकता है, भाषाओं को समझने और उसमें पाठ सृजित करने, टेक्स्ट सृजित करने में सक्षम होता है। जो हम लोग आम बोलचाल में हम लोग बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में, तो एक ऐसा एआई सिस्टम है जो इस चीज को समझ सकता है और इसमें रिस्पॉन्स कर सकता है। हमने कुछ, आप देखो जितने भी आजकल चैट बॉट्स आ रहे हैं, आप इसका क्लासिक एग्जांपल है जो चैट जीपीटी है, आपका ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है, वो एलएलएम पर बेस्ड है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो प्राकृतिक भाषाएं है या मानवीय भाषाएं हैं, उसको समझ सकता है,
उसमें जो टेक्स्ट है, उसमें जो पार्ट है वो सृजित कर सकता है। ये यूनिकनेस है जो जितनी भी आप देखो कि चैट जीपीटी तरह की जितनी भी तकनीकी और विकसित हो रही है, डीप माइंड है, अब और भी कई सारी चीजें, जेमिनी है, इस तरह की चीजें जो विकसित हो रही हैं उसके आधार में एलएलएम है। ठीक है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। एक लाइन में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, प्राकृतिक भाषाओं में इंटरेक्ट कर सकता है, समझ सकता है और उसके अकॉर्डिंग पाठ सृजित कर सकता है। क्लियर है? तो ये वाला जो इतनी समझ हो गई। अब आते हैं हम वापस सवाल पर। कह रहा है कि कौन सा टेक्नोलॉजी एलएलएम पर बेस्ड है। पहला देखो जेनरेटिव एआई। जेनरेटिव, अभी मैंने कहा कि आप कुछ जेनरेटिव एआई मतलब जो चैट जीपीटी आपने सुना होगा, इसके बारे में इतना बेसिक लाइन तो सुन ही रखा होगा कि जेनरेटिव एआई पर बेस्ड है चैट ओपन एआई का चैट जीपीटी। तो ये अभी मैंने कहा कि जो भी मतलब इस तरह के चैट बॉट्स हैं वो आधारित है किस चीज पे, एलएलएम पर। तो ये तो निश्चित तौर पर है। उसके बाद है नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल टोकन्स जो है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नहीं बल्कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। काफी डिटेल में आपने पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन के बारे, काफी डिटेल में आपने इसके बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रखा होगा। वहां उसके एक एग्जांपल के रूप में आपने एनएफटी के बारे में पढ़ रखा होगा डिटेल में। तो एनएफटी जो नॉन फंजिबल टोकन्स है, ये एआई पे बेस्ड नहीं, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये वाला तो स्वतः नहीं है। तीसरा देखो, निगरानी में प्रयुक्त चेहरे की पहचान संबंधी जो फेशियल रिकॉग्निशन है, जो फेशियल रिकॉग्निशन है ना, ये हालांकि बेस्ड है एआई सिस्टम पर ही, एआई के आधार पर, लेकिन ये एलएलएम से नहीं जुड़ता है। इसका एलएलएम में कोई अभी मैंने कहा एलएलएम के संदर्भ में क्या, ये मानवीय भाषाओं, प्राकृतिक भाषाओं या मानवीय भाषाओं में इंटरेक्ट करने में, पाठ सृजित करने में सक्षम है। फेशियल रिकॉग्निशन के लिए इसकी जरूरत है? एकदम नहीं है। तो एआई पे बेस्ड, लेकिन इसमें एलएलएम का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का कोई लेना देना नहीं है। एकदम बेसिक लॉजिक लगाते तो ये सवाल आराम से सही कर सकते हो। तो केवल एक जो विकल्प ए है आपका सही उत्तर है। यहां मैंने एक स्लाइड में शेयर कर दिया है आपके साथ, जो एलएलएम है उसका आप क्या अनुप्रयोग कहां कहां हो सकता है। देखो वर्चुअल असिस्टेंस के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए, आप देखो आजकल आप खुद यूज भी कर रहे होगे आप लोग चैट जीपीटी पे कोई भी सवाल के आंसर, तो जो भी कंटेंट क्रिएशन वगैरह है उसके लिए आप जो एलएलएम का इस्तेमाल, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हो, तो दैट मीन्स कि वो एलएलएम पर बेस्ड है। स्टोरी टेलिंग के लिए सब जो भी चीजें हैं, आप देखो इसमें सारी चीजें किस चीज से जुड़ रहा है, भाषाई से, भाषा, प्राकृतिक भाषाओं के साथ इंटरेक्ट करने से। सेंसिटिव सेंटिमेंट एनालिसिस है, आप ये देख लो, कोड जनरेशन है, ट्रांसलेशन है, सारी चीजें जो है ये भाषा से संबंधित है, जो मानवीय भाषा है उसमें इंटरेक्शन से जुड़ रहा है। ठीक है, सेल्स ऑटोमेशन सब में ये सारी चीजें क्या है, जहां पे कि बातचीत करके आप एक प्रकार से जो हम अपनी भाषा में आप बात करो, वो रिस्पॉन्स देने के लिए इस एलएलएम तकनीक का इस्तेमाल होता है, एआई बेस्ड एलएलएम तकनीक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दिया गया है कि ये मैचिंग वाला है, इसमें कुछ खबरों में रहे शब्द और उसके संबंध में विवरण दिया गया है और पूछा गया है कि ये सही है या नहीं, आपको पता करना है कौन सा सही है। पहला है अल्फा फोल्ड, इसकी ये है प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी के लिए एआई प्रणाली। बिल्कुल सही, ये डीप माइंड जो है, अल्फाबेट का डीप माइंड जो है उसी का ये अल्फाबेट की सब्सिडरी डीप माइंड है, उसी का ये एआई बेस्ड सिस्टम है जो कि प्रोटीन संरचनाओं का 3D, जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसका 3D एनालिसिस प्रेजेंट करता है ये। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा देखो, भारत जेन जो है ये कह रहा है जीनोम अनुक्रम के लिए भारतीय पहल, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। जो जीनोम अनुक्रमण के लिए भारतीय पहल है, ये जीनोम इंडिया है, जीनोम इंडिया इनिशिएटिव। ये भारत जेन जो है, भारत जेन गवर्नमेंट का एलएलएम
इनिशिएटिव है भारतीय भाषाओं के लिए, भारतीय भाषाओं के संदर्भ में एलएलएम इनिशिएटिव है। देखो ये भारत जन जो है एआई फॉर इंडियाज लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग भाषाओं के संदर्भ में, जो अभी मैंने एलएलएम के संदर्भ में कहा था कि पाठ सृजित करने, टेक्स्ट भाषाओं से संबंधित, तो भारत भाषाई रूप से काफी विविधतापूर्ण देश है, तो उसके लिए एक सरकारी इनिशिएटिव है ये जो भारत जन है, इसके माध्यम से इनिशिएटिव फॉर एम्पावर द लेसर रिप्रेजेंटेड इंडियन लैंग्वेज, जो उन भाषाओं के लिए, जो भारतीय भाषाएं हैं ना, जो साइंस टेक विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, भारतीय भाषाओं के लिए एक मतलब जो एलएलएम मॉडल है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत है। तीसरा देखो लॉकबिट। लॉकबिट एक रैंसमवेयर है जो कि अभी हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा था, जो महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं को निशाना बना रहा है। लॉकबिट के बारे में भी आपने सुन ही रखा होगा। ये देखो, ये लॉकबिट रैंसमवेयर है, बस आपको नाम पता होना था इसके, तो भी ये सवाल आप सही कर सकते थे। अब भी हाल के दिनों में ये जो महत्वपूर्ण अवसंरचनाएं हैं उस पर अटैक के कारण ये काफी चर्चा में रहा था लॉकबिट, तो ये सही है। ठीक, तो दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है, तो विकल्प सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 3D जो जो पहला आपको मैंने कहा अल्फा फोल्ड, थोड़ा सा अल्फा फोल्ड के बारे में ध्यान में रखिएगा कि ये मतलब डीप माइंड जो अल्फाबेट की सब्सिडरी है, उसी के द्वारा ये अल्फा फोल्ड इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ये एआई बेस्ड मतलब एक एआई बेस्ड सिस्टम है जो कि प्रोटीन स्ट्रक्चर का, प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत जन मतलब भारतीय भाषाओं के लिए एलएलएम मॉडल है, साइंस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू किया गया। जिनोम अनुक्रमण के लिए जो भारतीय पहल है वो जिनोम इंडिया है। ठीक, लॉकबिट एक रैंसमवेयर। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संदर्भ में। देखिए आप लोग, 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है भारत के प्रश्न पढ़िए, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में तीव्र प्रजनक संयंत्रों फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स के सफल परिनियोजन डिप्लॉयमेंट के क्या लाभ हैं। इससे भारत की, पहला है, इससे भारत की आयातित समृद्ध यूरेनियम पर निर्भरता कम हो जाएगी। दूसरा है, यह थोरियम 232 समस्थानिकों के रूपांतरण के माध्यम से विखंडनीय फिजाइल प्लूटोनियम 239 उत्पन्न कर सकता है। और तीसरा है, यह थोरियम को प्रत्यक्ष रूप में ईंधन के रूप में उपयोग कर सकता है। देखो सबसे पहले तो ये जो आपका फास्ट ब्रीडर एफबीआर रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है, ये हमने पिछले जो आपके पिछले साल का जो आपका अनुभव टेस्ट है वहां पर भी इससे मिलता जुलता भारत के जो 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है, उसके संदर्भ में हमने काफी डिटेल में हमने बात किया था, क्योंकि कल पक्कम में एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पीएम द्वारा स्टार्ट किया गया था, शुरू किया गया था फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का प्रोटोटाइप। इसके कारण ये पिछले साल न्यूज में रहा था और मतलब चर्चा में था। उसी से संबंधित समझ लो कि ये सवाल बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपसे पूछा गया है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के जो टेक्नोलॉजिकल आधार हैं उसके संदर्भ में ये सवाल है। देखो, इससे भारत की आयातित समृद्ध यूरेनियम पर निर्भरता कम हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। देखो, ये ब्रीडर रिएक्टर ही इसको इसलिए कह रहे होते हैं ना, क्योंकि ये जो इनरिच्ड अगले चरण के लिए जो है इनरिच्ड यूरेनियम, इनरिच्ड ईंधन जो है हम रिलीज करता है। होता क्या है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल रिएक्टर होता है, जो आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स होता है, उसमें जो है हमें मतलब सीधे सीधे यूरेनियम की जरूरत होती है, इनरिच मतलब जो इनरिच्ड यूरेनियम की सीधे सीधे जरूरत होती है। जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसमें क्या होता है कि एक प्रक्रिया होती है ट्रांसम्यूटेशन की। ट्रांसम्यूटेशन के माध्यम से अगले चरण के लिए ये खुद जो है इनरिच्ड ईंधन रिलीज करता है। इसलिए ब्रीडर रिएक्टर जितना कंज्यूम करता है उससे ज्यादा ये ईंधन रिलीज करता है, इसलिए ही इसका नाम पड़ा है ब्रीडर रिएक्टर। जो द्वितीय चरण का हमारा मतलब
परमाणु कार्यक्रम है उसमें वो आधारित है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर ही। पहला जो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ठीक है, इसमें कोई, इसके लिए हम कंप्लीटली ईंधन के आयात पर ही निर्भर रहते हैं, इनरिच्ड ईंधन के आयात पर। दूसरा जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसमें क्या होता है, ये ईंधन रिलीज करता है, मतलब प्रक्रिया में इन ब्रीडर मतलब ईंधन को एक तरह से समझ लो संत बाय प्रोडक्ट के रूप में ईंधन रिलीज होता है इसमें, ठीक। तो पहला वाला जो है भारत, ये डेफिनेटली सही होगा कि इससे भारत की आयातित यूरेनियम पर निर्भरता कम हो जाएगी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए। दूसरा स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है कि थोरियम 232 समस्थानिकों के रूपांतरण के माध्यम से विखंडनीय प्लूटोनियम 239 उत्पन्न कर सकता है। नहीं, ये गलत है। ये देखो काफी थोड़ा सा फैक्चुअल तरीके का ये पूछा गया, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। होता क्या है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मूलतः जो है हम इस्तेमाल करते हैं प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड का मिक्सचर, ठीक है। इसके लिए ईंधन के रूप में जो FBR है, इसके लिए हम प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड के मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ईंधन का रड होता है ना, इसके चारों ओर ब्लैंकेट के रूप में जो है हम थोरियम का इस्तेमाल करते हैं, तो थोरियम 232 का इस्तेमाल करते हैं एक ब्लैंकेट के रूप में। और ये थोरियम 232 जो है, ये ट्रांसम्यूटेशन होकर यूरेनियम 233 देता है पहले, और ये यूरेनियम 230 पे जब हम न्यूट्रॉन रिलीज करेंगे तो ये बनाएगा आपको प्लूटोनियम 239। सीधे नहीं आएगा, सीधे जो है थोरियम 232 से प्लूटोनियम 239 नहीं आएगा, ठीक, डायरेक्टली नहीं आता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, तो ये गलत है। तीसरा देखो, यह थोरियम को प्रत्यक्ष रूप से ईंधन के रूप में उपयोग कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये तीसरे चरण के लिए। अभी मैंने कहा कि प्रत्यक्ष रूप से ईंधन थोरियम का ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करें। ईंधन के रूप में क्या इस्तेमाल होगा, प्लूटोनियम और यूरेनियम का मिक्सचर, और उस जो ईंधन रड होगा उसके चारों तरफ एक थोरियम का ब्लैंकेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो अगले थर्ड फेज के लिए ईंधन हमें फिजाइल मटेरियल देगा। जो हमें इनरिच्ड फिजाइल मटेरियल है, वो हमें तीसरे चरण में, जो हमारा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का तीसरा चरण है, उसके लिए ईंधन के रूप में थोरियम इस्तेमाल हो पाएगा। यहां पे डायरेक्टली थोरियम इस्तेमाल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो पहला और स्टेटमेंट सही है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ये विकल्प ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पहले भी हमने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया है। देखो यहाँ पे जो इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसके बारे में एक मतलब स्लाइड मैंने शेयर कर दिया है, इसको अगर आप पढ़ लोगे। हैवी वाटर रिएक्टर फ्यूल्ड बाय नेचुरल यूरेनियम प्रोड्यूसेस प्लूटोनियम। जो सेकेंड जनरेशन दूसरे स्टेज 2 वाला है, उसमें मिक्स ऑफ प्लूटोनियम एंड नेचुरल यूरेनियम, विच ये वाला है अभी हमने बात किया, कन्वर्ट इनटू यूरेनियम 233। और ये थर्ड स्टेज वाला है, मिक्स ऑफ यूरेनियम एंड मिक्स ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम फ्यूल्स। तीसरे चरण में थोरियम का इस्तेमाल होगा, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। इसमें भी कुछ मिसमैच टाइप की चीजें दी गई है। एक तरफ आपको कुछ रोग दिए गए हैं, डिजीज दिया गया है, फिर उसका जो कारण है वो दिया गया है कि किसके कारण होता है, काउज, और फिर उसका प्राथमिक रोगवाहक के बारे में, प्राइमरी वेक्टर के बारे में कहा गया है। आपको देखना बताना है कि कौन सा मैचिंग सही होगा। एक तरह से फिल इन द ब्लैंक टाइप का सवाल है ये। पहला देखो, पहला कह रहा है लिम्फेटिक फाइलोरिसिस, हाथी पांव रोग, ठीक है, जिसको एलिफेंटेसिस भी कहते हैं। हाथी पांव, आप देखते हो काफी पांव फुल, मतलब मोटा सा हो जाता है, फुल जाता है हाथी के, इसलिए हाथी पांव आम बोलचाल में इसको कहा जाता है, हाथी पांव रोग, ठीक है। पूछा गया है ये किसके कारण होता है। जो दूसरा है वो ब्लैंक है, और इसका जो है मतलब प्राथमिक रोगवाहक मच्छर है, ठीक है। प्राथमिक रोगवाहक संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है ये। मतलब जो किसके, हाथी पांव रोग जो लिम्फेटिक फाइलेरिसिस है, ये नेमेटोड्स, एक पैरासाइट नेमेटोड्स होता है, या राउंड वॉर्म भी कहते हैं इसको। ये आपको निमेटोड्स या राउंड वॉर्म, वॉर्म नामक पैरासाइट से होता है, यानी कि परजीवी से होता है, ठीक है।
मच्छर मच्छर के काटने से ये परजीवी जो हैं, ये नेमेटोड्स जो हैं, ये प्रवेश कर जाता है व्यक्ति के शरीर में, और वहां से जो लिम्फ सिस्टम को प्रभावित करते हुए एक विकट स्थिति उत्पन्न करता है ये हाथी पांव रोग। तो पहला क्या हो जाएगा, परजीवी। अब देखो ए में परजीवी वाला कौन सा है, तो विकल्प ए और डी नहीं होगा, विकल्प बी और सी में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि हम ए के जगह पे हमें परजीवी देखना है। उसके बाद जो दूसरा है कालाजार। कालाजार जो होता है, ये भी इसमें कालाजार एक तरह की बीमारी है, ये भी मतलब पैरासिटिक डिजीज ही है। इसमें क्या होता है कि स्किन कलर जो है मतलब वो ब्लैक टाइप का, ब्लैक ग्रेस हो जाता है, इसी कारण इसको कालाजार कहते हैं। काफी कॉमन है, अभी भारत इसको इसके इरेडिकेशन का टारगेट रखा है, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। ठीक, तो परजीवी ये वाला तो ठीक है। अब ये प्राथमिक, इसका जो प्राथमिक रोगवाहक है वो होता है आपको एक जो सैंड फ्लाइज है या सिकता सिकता मक्खी, ये सैंड फ्लाइज मक्खी हो गया है, ये मक्खी होगा, रोडेंट्स नहीं होता है, ये सैंड फ्लाइज के कारण होता है। सैंड फ्लाइज आप नाम रखिए, याद रखिएगा, सिकता फ्लाइज दिया हुआ है यहाँ, बट ये सैंड फ्लाइज आप नाम ध्यान में रखिएगा। तो सीसी फ्लाई स्लीपिंग डिजीज होता है, और सैंड फ्लाई से जो आपको काला आजार होता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, सैंड फ्लाइज के काटने से ये होता है। ठीक, उसके बाद दिया है डेंगू। डेंगू काफी चर्चा में, ये विषाणु के कारण होता है, वायरल है, डिजीज है, डेंगी वायरस के कारण, और मच्छर के काटने से ही होता है, एडिस एजिप्टी के कारण से, तो ये भी सही। तो सबसे पहले क्या होगा, परजीवी, फिर क्या होगा, सैंड फ्लाइज, और फिर क्या होगा, वायरस। तो विकल्प बी देखो आप, जो पहले परजीवी है, फिर सैंड फ्लाइज है, और फिर वायरस है, ये आपका सही उत्तर। देखो जो रोग वाला चैप्टर है ना, जो डिजीज वाला है, यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट रहा है। कभी कभी वो कन्वेंशनल डिजीज जो आपने स्कूल टाइम में बायोलॉजी में पढ़ा होगा 9 to 12 के बीच में, उस पे आधारित पूछ लेते हैं, कभी कभी जेनेटिक डिजीज के बारे में पूछ लेते हैं। हाल के दिनों में चर्चा में रहा है, किसी भी कारण से चर्चा में रहे, कहीं कोई आउटब्रेक हुआ है उसका, या उसको लेकर गवर्नमेंट की कोई नीति रही है, तो उस पे भी पूछ लेता है। तो रोग उसके प्रमुख कारक जो है उसको ध्यान में रखना है, कि वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज किस वायरस से हो रहा है, बैक्टीरियल, कुछ जो फेमस है, आप 20-25 डिजीज के बारे में अगर आप ध्यान में रखोगे तो बड़ी संभावना रहती है एक आध सवाल आपको एग्जाम में, यूपीएससी का ये फेवरेट जोन है, वहां से वो पूछता रहता है। ठीक, ये देखो जो फाइलेरिया मुक्ति के लिए भारत सरकार का ये मतलब इनिशिएटिव रहा है, उसके बारे में कुछ कुछ इसके, अब देखो सिर्फ ये ध्यान में रहना चाहिए कि मच्छर से होता है, तो बाकी बहुत सारी चीजें जो है आप स्वतः, अगर कभी स्टेटमेंट सीधा सीधा एक सवाल बना दिया फाइलेरिया के संदर्भ में, तो आप ये सारे अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप कर सकते हो कि फाइलेरिया से किसके कारण होता है। तो मैंने पहले बताया नेमाटोड्स के कारण, मच्छर के कारण होता है, क्या बचाव के लिए किया जा सकता है, अगर आपको ये सारी बेसिक बातें हैं तो आपको ध्यान में रखना है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या होता है, ये देखो काफी ज्यादा, ये इसीलिए इसको एलिफेंट, हाथी पांव, मतलब एक तरह से जो लिम्फ सिस्टम पे अटैक करने के कारण ये काफी सूजन हो जाता है, पैर एक तरह से फूल जाता है काफी ज्यादा। ठीक है, ये पूरा मतलब उसका जो अलग अलग स्टेजेस के रूप में डिजीज को एक्सप्लेन किया गया। ये स्लाइड आप एक बार डिटेल में देख लेना, कि अगर कभी कभी बहुत डिटेल में सवाल पूछा तो वो भी आप कर सकते हो। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 20। इसमें पूछा गया है कि वायरलेस चार्जिंग प्रौद्योगिकी के पीछे का मूल सिद्धांत पूछा गया है। कौन सा मोबाइल उपकरणों के लिए वायरलेस चार्जिंग प्रौद्योगिकी के पीछे का मूल सिद्धांत है। अब देखो आज के डेट में काफी ज्यादा वायरलेस चार्जिंग का ये मतलब चर्चा में रहता है, आपने खुद देखा होगा। हमेशा देखो साइंस टेक में एक आध सवाल जो आप यूज डे टू डे लाइफ में जो तकनीकी अभी यूज कर रहे हो ना, उस पर बेस सवाल पूछे जाते हैं, और हमारे अनुभव टेस्ट में हम हमेशा इस तरह के कुछ सवाल आपको देते रहते हैं। जैसे कि आप स्मार्ट वॉच की तकनीकी, वायरलेस चार्जिंग की तकनीक, इस तरह बेसिक तकनीकी जो है उसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस रखो, यूपीएससी ऐसे सवाल पूछती है।
अब देखो पूरा पूरा जो वायरलेस तकनीक है ना, बस एक चीज इसके संदर्भ में विकल्पों को जैसे ही आप पढ़ोगे, बस आपको एक चीज ध्यान में रहना चाहिए कि ये इंडक्टिव चार्जिंग का एग्जाम्पल है। ये वायरलेस चार्जिंग प्रौद्योगिकी जो है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव चार्जिंग। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव चार्जिंग। ठीक है, इंडक्टिव चार्जिंग। ये पूरी की पूरी तकनीक जो है ये बेस्ड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। ठीक है, बस अगर आपको इतना पता होता कि ये किस पे बेस्ड होता है ये तकनीक, ये नाम भी अल्टरनेट नाम जो मैंने लिखा है इंडक्टिव चार्जिंग, अगर आपको ये भी पता होता तो आप इस सवाल को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिक से ज्यादा कुछ नाम भी पता रहेगा तो आप कर सकते हो। ज्यादा डिटेल में जाना ही नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। अगर सिर्फ नाम पता होता तो देखो सभी विकल्पों में सिर्फ एकमात्र विकल्प है जहां चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा है। अगर ये पता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है तो चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल जरूर होगा। विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है तो चुंबकीय क्षेत्र का कुछ ना कुछ लेना देना होगा इस सवाल में। देखो ऐसे करना है सारी चीजें। बहुत बार बच्चे आते हैं कहते हैं सर मैंने साइंस पढ़ा ही नहीं कभी, इस तरह के सवाल। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक समझ, थोड़ा सा अवेयरनेस रखोगे सवाल किया जा सकता है। ठीक, अब देखो यह चार्जिंग पैड से डिवाइस तक ऊर्जा स्थानांतरित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है। यही सही उत्तर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक जो ये चार्जिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट का विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी का विद्युत ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है दो ऑब्जेक्ट्स के मध्य में, वो मैग्नेटिक फील्ड के माध्यम से होता है, चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से होता है। ठीक है, एक दो कॉइल होता है, एक रिसीवर कॉइल होगा, देखो ये वाला इमेज, ये देखो एक रिसीवर कॉइल है, एक ट्रांसमीटर कॉइल है। तो जो ट्रांसमीटर कॉइल है यानी कि जो आपका चार्जिंग पैड का कॉइल है, उसके थ्रू करंट रिलीज किया जाता है, और जो रिसीवर कॉइल है उसके थ्रू उसको एक्सेप्ट किया जाता है। देखो एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमिटेड कॉइल टू द रिसीवर कॉइल बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन देम। ठीक है, चिपका रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के माध्यम से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसके थ्रू जो है चार्जिंग होता है। बस इतना ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे इंडक्टिव चार्जिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड जो ट्रांसमीटर कॉइल होता है उसके द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड सृजित किया जाता है। उसी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो रिसीवर कॉइल होता है वो मतलब चार्जिंग एक्सेप्ट करता है। क्लियर है? बाकी और किसी विकल्प में रेडियो संकेत, हमने कहा इन ध्वनि तरंगों, नहीं कहा बैटरी तक प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा पहुंचती है, कहीं नहीं। एकमात्र विकल्प में चुंबकीय क्षेत्र है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। देखिए आप लोग, ये कह रहा है उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखने पर सौर मंडल के अधिकांश ग्रह वामाव्रत काउंटर क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं। हालांकि दो ग्रह इस नियम के अपवाद हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके दिन अन्य ग्रहों से असाधारण रूप से भिन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह इन अपवादों में से एक है? देखो खुद कह दिया है कि दो अपवाद हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में कि जो आम तौर पर जो है मतलब ग्रह जो है वो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है। एकमात्र ग्रह है जो क्लॉकवाइज घूमता है वो है शुक्र। ठीक है, और तो इसमें विकल्प में आप देखो शुक्र है। जब हम अर्थ और वीनस का, पृथ्वी और शुक्र का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो वहां आप फिर से मैं कहूंगा कि एकदम एनसीईआरटी आधारित स्कूल टाइम बेस्ड कि जो बाकी पृथ्वी जो है एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करता है, जो शुक्र है वो क्लॉकवाइज घूर्णन करता है। ये इमेज देखो, देखो ठीक है, ये अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है झुकी हुई है, और ये रोटेशन इसका काउंटर क्लॉकवाइज है। इसका देखो वीनस का क्लॉकवाइज है। अधिकांश ग्रह जो है ये एंटी क्लॉकवाइज ही या काउंटर क्लॉकवाइज ही रोटेशन करते हैं। क्लॉकवाइज जो है एकमात्र ग्रह करता है वो है वीनस, क्लॉकवाइज शुक्र है।
अब देखो यहाँ सवाल में आपसे पूछा है कि दो ग्रह अपवाद है, मैं कह रहा हूं एक ही क्लॉकवाइज करता है, एक और दूसरा ग्रह अरुण या यूरेनस जो है वो भी, लेकिन उसका उसके जो घूर्णन की गति है, घूर्णन की दिशा है वो एकदम अलग है। ये देखो, ये वाला जो है डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, ठीक है, ये जो है यूरेनस का है। ठीक है, यूरेनस जो है, जो आपको यूरेनस को अरुण कहते हैं हिंदी में, ये अपने अक्ष के लगभग परपेंडिकुलर, लंबवत, लगभग लंबवत जो है, देख रहे हो यहाँ पे, ये है इसका जो एक्सिस है, इसके लगभग परपेंडिकुलर जो है इसका रोटेशन है। ये यूरेनस का है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, यूरेनस या अरुण, दो ही अपवाद हैं। सारे ग्रह जो हैं उसके घूर्णन की दिशा क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सिर्फ शुक्र का है, और अपने एक्सिस के मतलब जो परपेंडिकुलर, लगभग परपेंडिकुलर जो है वो यूरेनस का है। ये दो, यूरेनस और वीनस, एक्सेप्शन है, इसका नाम ध्यान में रखेंगे। बढ़े अगले सवाल पर। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 60, आपके स्क्रीन पर है, देखिए। ये सवाल जो है क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग के बीच में कंपैरिजन पर आधारित है। पूछा गया है, मतलब दो स्टेटमेंट दिया गया है कि, और दोनों में पूछा गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की तुलना में एज कंप्यूटिंग का क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ है। बेसिक अगर आपको पता होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग का जो आधारभूत प्रिंसिपल है वो पता है, तो ये सवाल एकदम हलवा टाइप का है। देखो क्या कह रहा है, पहला, निम्नलिखित में से कौन सा से क्लाउड कंप्यूटिंग की तुलना में एज कंप्यूटिंग का के लाभ हैं। पहला कह रहा है यह मतलब आपको बताना है कि एज कंप्यूटिंग में क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक, पहला देखो, यह डेटा के स्रोत के निकट प्रक्रमण, प्रोसेसिंग कर विलंबता, लेटेंसी को कम करता है। बिल्कुल सही बात है। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, नाम से ही जाहिर है, क्लाउड, एक दूरस्थ रिमोट स्थित क्लाउड में सारे आंकड़े, डाटा, इंफॉर्मेशन भेजा जाता है, वहां से रिसीव किया जाता है। तो अगर लॉन्ग एक दूरी पर क्लाउड में भेजा जाएगा तो ऑफ कोर्स जो मतलब लेटेंसी, यानी कि रिस्पॉन्स, लेटेंसी मतलब क्या होता है, विलंबता। एक वर्ड में यहाँ पे एक चीज लेटेंसी दिया हुआ है। सबसे पहले तो लेटेंसी मतलब आपको पता होना चाहिए कि लेटेंसी होता क्या है। लेटेंसी का सीधा सीधा मतलब है, एक लाइन में ध्यान में रखो कि रिस्पॉन्स टाइम, कोई भी चीज, कोई भी डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर उसकी लेटेंसी कम है तो रिस्पॉन्स टाइम कम ले रहा है। ठीक है, क्लियर। लेटेंसी मीन्स रिस्पॉन्स टाइम। अब ये रिस्पॉन्स टाइम कम इसलिए लेगा कि जो मतलब एज कंप्यूटिंग में डाटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग जो है वो कहां पर होता है, वो जो डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो एज कंप्यूटिंग में क्या होता है, एज कंप्यूटिंग में क्या होता है कि जो डेटा है वो जो रिसीवर है, एक रिसीवर डिवाइस और सोर्स डिवाइस दोनों के पास ही होता है। सोर्स डिवाइस दोनों के पास होता है, किसी सर्वर वर्वर में जाके ये नहीं किया जाता है। जो परंपरागत रूप में क्या होता था, डाटा को एक सेंट्रल सर्वर में भेजा जाता था प्रोसेसिंग के लिए। सेम उसी तरह क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, क्लाउड में सारे डाटा भेजे जाते हैं, वहां से आप रिसीव करते हो। तो इसके कारण ये जो भेजने और रिसीव करने का टाइम है, ये थोड़ा इसके कारण क्या है कि रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा लगेगा, लेटेंसी ज्यादा होगी, और यही एज कंप्यूटिंग में नहीं है। ये एज कंप्यूटिंग का बेनिफिट है। क्लियर। एज कंप्यूटिंग का बेनिफिट इसलिए है क्योंकि जो भी डेटा है वो रिसीवर डिवाइस और जो सोर्स डिवाइस है उसके पास ही रहता है, उसके पास ही है। तो जो लेटेंसी, जो ट्रांसमिट का टाइम है वो नहीं, वो ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका लाभ मिलेगा, इसका लाभ की रिस्पॉन्स टाइम का लाभ मिलेगा, रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। लेटेंसी मतलब रिस्पॉन्स टाइम। क्लियर, तो ये बात तो सही समझ में आ रहा है। क्लाउड में क्या होगा, क्लाउड में रखा जाएगा, फिर से क्लाउड हमेशा बेसिक लाइन। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग सारे डाटा, आंकड़े जो है किसी क्लाउड में, रिमोट क्लाउड में रखा जाता है। दूसरा देखो,
यह संवेदनशील जानकारी का केंद्रीय सर्वर तक अंतरण सीमित कर डेटा सुरक्षा में वृद्धि करता है। बिल्कुल सही बात। अभी मैंने कहा कि ये कोई किसी भी सेंट्रल सर्वर तक डाटा नहीं भेजता है, आंकड़ों को नहीं भेजेगा। अगर किसी क्लाउड में नहीं भेजा गया तो ट्रांसमिशन के दौरान जो एक्सपोजर का खतरा रहेगा वो कम हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, ये संवेदनशील जानकारियों को केंद्रीय सर्वर तक अंतरण सीमित कर डेटा, अगर हम भेजेंगे एज कंप्यूटिंग में भेजने की जरूरत है ही नहीं किसी भी सेंट्रल सर्वर तक, जब सेंट्रल सर्वर तक जाएगा ही नहीं तो एक्सपोजर कम होगा, एक्सपोजर कम होगा तो ज्यादा सुरक्षित, सिक्योरिटी के पर्पज से भी ज्यादा बेहतर होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, यहां देखो, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड जो टर्म इस्तेमाल करते हैं, क्या क्यों कहते हैं, वेयर डाटा इज स्टोर्ड, जहां सारे आंकड़े स्टोर किए गए, एप्लीकेशंस आर होस्टेड, कंप्यूटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड, एक सुदूर स्थित सर्वर में जो है ये सारा काम किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग मींस मूविंग योर कंप्यूटिंग प्रोसेस टू द सेंट्रल सर्वर एंड एज कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्लोजर टू द ऐप और वेब ब्राउजर दैट नीड्स टू एक्सेस द क्लाउड बेस्ड डाटा और सर्विस। वही मैं तब से समझा रहा हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग किसी सुदूर सर्वर में, एज कंप्यूटिंग जो रिसीवर है और जो सोर्स है, सोर्स डिवाइस है और रिसीवर डिवाइस है उसके पास ही, तो लेटेंसी भी नहीं होगा, मतलब जो रिस्पॉन्स टाइम भी कम लगेगा इसमें एज कंप्यूटिंग में, और सुरक्षित भी ज्यादा होगा क्योंकि एक्सपोजर कम होगा। एक और स्लाइड देखो, यहां ये पूरा कंपैरिजन, ये वाला स्लाइड नहीं कुछ भी समझ में आए, इतना 2 लाइन जितना मैंने समझाया उतना तो याद रखो कि क्लाउड और एज में क्या अंतर है, और उसके बाद दोनों के क्या बेनिफिट हैं, कहाँ क्या बेनिफिट है वो यहाँ पे मैंने बता दिया। लेटेंसी, लो लेटेंसी एज कंप्यूटिंग का एक बेनिफिट होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग का नहीं। डाटा सिक्योरिटी एज कंप्यूटिंग का बेनिफिट होगा। कॉस्ट, इनिशियल कॉस्टिंग जो है वो जो है एज कंप्यूट, यहाँ पे थोड़ा अगर कभी भी इनिशियल कॉस्टिंग के बारे में कह दिया तो एज कंप्यूटिंग में कम होगा, बट ओवरऑल कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो अधिक सस्ता पड़ता है। स्पीड ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, ऑफ कोर्स लेटेंसी कम है तो एज कंप्यूटिंग में स्पीड ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। वॉल्यूम ऑफ डाटा स्टोरेज, उसमें डाटा स्टोरेज का कोई बात ही नहीं है। ऑफ कोर्स क्लाउड का बेसिक जो फायदा ही है कि बहुत मतलब प्लेंटी अमाउंट ऑफ डाटा जो है उसमें स्टोर किया जा सकता है। क्लियर, इन दोनों को कंपैरिजन, इन पॉइंट्स पे भी आपको कभी भी कंपैरिजन पूछ सकता है, तो इस स्लाइड को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 61, देखिए आपके स्क्रीन पर है। ये कह रहा है केले जैसे फल सीलबंद थैले, सील्ड बैग में रखने पर तेजी से क्यों पकते हैं। देखो आमतौर पे आपने एक एथिलीन गैस का नाम सुना होगा, एथिलीन गैस। एथिलीन जो है ये एक प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन है, ठीक है। तो जो पका हुआ कोई भी फल होता है ना वो मतलब एथिलीन गैस रिलीज करता है, और यही फल पकाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब मान लो किसी थैले में पैक करके अगर हम रखें, प्लास्टिक थैले वगैरह में अगर आप किसी भी फल को, सपोज करो ये केला है, इसको पैक करके रखोगे पूरा, तो एथिलीन गैस जो रहेगा रिलीज होगा वो एक तरह से फंस जाएगा ना, ट्रैप्ड हो जाएगा ना उसी थैला में, और ज्यादा एथिलीन गैस यानी कि और तेजी से पकाएगा। सिंपल सा सवाल है, सिंपल। देखो एक विकल्प देखो, थैला फल के आसपास के तापमान में वृद्धि कर देता है, नहीं। थैला के अंदर आर्द्रता को रोक, नहीं। थैला एथिलीन गैस, थैले में एथिलीन गैस जमा हो जाती है जो पकने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एथिलीन गैस क्या होता है। एथिलीन गैस, एथिलीन जो है प्लांट हार्मोन है जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फलों के पकने के लिए जिम्मेदार हार्मोन एथिलीन हार्मोन है। जब हम किसी भी पके हुए फल को किसी सील बंद थैले में अगर रखेंगे, प्लास्टिक वगैरह में पैक करके रखेंगे, तो एथिलीन गैस जो रिलीज होगा वो एथिलीन गैस वहीं ट्रैप हो जाएगा, वो और तेजी से फलों को पकाएगा। क्लियर, सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो, यहां पे कुछ करंट में जो चर्चा में रहे हैं, भारत का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की चीजें, उसका एक तरह से मिसमैच टाइप का दिया गया है। आपसे पूछा गया है कौन सा युग्म सही है। पहला देखो, पहला है रुद्रम 1,
ये भारत का पहला एंटी रेडिएशन मिसाइल, बिल्कुल सही है। अभी मतलब आप देखो कि करंट में चर्चा में रहा था, राजस्थान के जो चांदन रेंज है वहीं से इसको इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया, परीक्षण किया गया था। और ये भारत की पहली जो इंडिजिनस मतलब आपको एंटी रेडिएशन मिसाइल है, स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है। ठीक, तो बिल्कुल सही है। रुद्रम एक भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी एंटी रेडिएशन, फर्स्ट इंडिजेनस मतलब स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। कहाँ से लॉन्च किया गया है, कहाँ से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? राजस्थान के चांदन रेंज से, ध्यान में रखिएगा इसको। दूसरा जो है रूमी, भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, ये भी बिल्कुल सही है। रूमी जो है एक तमिलनाडु का स्टार्टअप है, स्पेस जोन इंडिया, स्पेस जोन इंडिया, देखो स्पेस जोन इंडिया तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप है। इसी के द्वारा जो है ये रूमी वन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी अभी हाल ही में चर्चा में रहता। और तीसरा है आपका एस्ट्रा मार्क 1, ये कह रहा है भारत की पहली स्वदेशी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल। नहीं नहीं, ये हाइपरसोनिक नहीं, ये एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर, हवा से हवा में। ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है। और ये जो है हाइपरसोनिक नहीं है, तो ये वाला गलत है एस्ट्राड। अब ये भी करंट में चर्चा में रहा था, ये चर्चा इसलिए में रहा था कि जो इंडियन एयरफोर्स है ना वो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को 200, ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है इसको 200 इसका एस्ट्रा मार्क 1 का मतलब निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसी कारण ये चर्चा में रहा था। ठीक है, तो ये वाला गलत है, एयर टू एयर मिसाइल है। पहला और दूसरा सही, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। देखो इसके साथ मैंने 2 स्लाइड लगा दिया है, आप देख सकते हो। ये जो पहला मैंने आपको रुद्रम 1 कहा था एंटी रेडिएशन मिसाइल, एक बार आप इसको पढ़ लेना, न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, इंडिजिनस एंटी, भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम 1, बस इतना ध्यान में रखना है। ठीक है। दूसरा देखो, ये मैंने आपको बताया था रूमी, ये जो तमिलनाडु बेस्ड स्पेस जोन है, स्पेस जोन नामक स्टार्टअप है, उसके द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड रियूजेबल रॉकेट लॉन्च किया गया। ठीक, और एस्ट्रा इंडिया फर्स्ट एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, ये भारत डायनेमिक्स को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, इसलिए चर्चा में रहा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में समझ में रखनी चाहिए। ये है ऑर्गन ऑन चिप प्रौद्योगिकी के संभावित अनुप्रयोगों के बारे में। आपसे प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में अभी कुछ वर्षों तक ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक बना रहेगा, और इसके कई सारे अनुप्रयोग हैं। उन्हीं अनुप्रयोगों के संदर्भ में तकनीकी का आधार भी आपको समझ में के रखना है, और इसके अनुप्रयोगों के बारे में भी आपको समझ के रखना है। ऑर्गन ऑन चिप प्रौद्योगिकी के संभावित अनुप्रयोग हैं: पशुओं पर प्रयोग के बिना दवा का परीक्षण और विकास, रोगी विशिष्ट प्रक्रियाओं का अनुकरण करके व्यक्तिकृत चिकित्सा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, दीर्घकालिक अंग संरक्षण प्रिजर्वेशन एवं स्व पुनर्जनन सेल्फ रीजेनरेशन, और चौथा है विशिष्ट अंगों पर रोग जनकों पैथोजेंस के प्रभाव का अध्ययन करना। पूछा गया है कौन सा सही। सबसे पहले देखो ऑर्गन ऑन चिप क्या होता है। ऑर्गन ऑन चिप जो है एक माइक्रो स्केल सिस्टम है। एक इमेज देखो, ये देखो, एक ये यही ऑर्गन ऑन चिप आप समझ सकते हो, एक माइक्रो स्केल सिस्टम है यह, जिसका उपयोग मानव शरीर के वातावरण की नकल करने के लिए किया जाता है। ये क्या है, एक ऑर्गन ऑन चिप तकनीक जो है, ये आपको माइक्रो स्केल सिस्टम है, यहाँ पे स्केल सिस्टम है जो मानव शरीर का अनुकरण मतलब मानव शरीर के वातावरण की एक तरह से नकल, मानव शरीर
के वातावरण की नकल करने के लिए। होता क्या है इसमें, इसके कुछ मतलब आप समझ लो कि अलग अलग अवयव हैं, अगले स्लाइड में मैंने वो भी शेयर कर दिया है। होता क्या है इसमें कि एक मतलब सूक्ष्म डिवाइस के रूप में जो माइक्रो इन्वायरमेंट है ह्यूमन बॉडी का, वो क्रिएट किया जाता है, कंट्रोल्ड माइक्रो इन्वायरमेंट, नियंत्रित माइक्रो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, जिससे कि मानव अंगों की ना गतिशीलता का अध्ययन किया जा सके, एक तरह से रिक्रिएट करके गतिशीलता का अध्ययन किया जाए। अलग अलग अंग आप देखो, ऑर्गन ऑन चिप में जो है, आप ये सारे अलग, लंग्स हो सकता है, लिवर हो सकता है, किडनी हो सकता है, इंटेस्टाइन हो सकता है, हार्ट हो सकता है, ब्रेन हो सकता है, सारे अलग अलग अंगों जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसकी स्टडी की जा सकती है। एक तरह से मतलब सेम एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक चिप के माध्यम से स्टडी किया जा सकता है मानव अंगों के रिस्पॉन्स का। अब ये एक तरह से एक माइक्रो इन्वायरमेंट में मतलब जो ह्यूमन बॉडी के फंक्शन है उसका स्टडी करने के लिए हमें मतलब सक्षम बनाता है। अब इसके अध्ययन से फायदा क्या होगा? अब मान लो अलग अलग अंगों का रिस्पॉन्स कैसा है, हम वो स्टडी कर सकते हैं। अभी कोई भी मेडिसिन के लिए जो आप देखोगे ट्रायल होता है, उसमें प्राथमिक ट्रायल जो है जानवरों वगैरह पे होता है, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होता है। तो हम उसके बजाय जो है मतलब जो इनिशियली जो अनएथिकल एक तरह से ड्रग ट्रायल का ये है, उसको हम रोक सकते हैं। अलग अलग अंगों पे जो मेडिसिन का रिस्पॉन्स है उसकी स्टडी कर सकते हैं। अलग अलग अंगों पे पैथोजेंस जो बैक्टीरिया वायरस के बैक्टीरिया वायरस की जो प्रतिक्रिया है उसके संबंध में स्टडी कर सकते हैं। कैंसर के डेवलपमेंट के संदर्भ में स्टडी कर सकते हैं, उसके रिस्पॉन्स पर, उस पर ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स के संबंध में अध्ययन कर सकते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक मतलब जो संभावनाओं का एक बड़ा सा द्वार खोलता है यह तकनीक। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखो, हार्ट ऑन अ चिप, लंग ऑन अ चिप, लीवर ऑन अ चिप, ये सारे अलग अलग अंगों की स्टडी की जा सकती है इसके माध्यम से। काफी शानदार तरीके से स्टडी की जा सकती है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अभी फिलहाल जो है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तो इसके बेनिफिट अब इससे रिलेटेड, अब देखो इसकी अंडरस्टैंडिंग बन गई कि हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्टडी कर सकते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट्स हो सकता है? देखो, पहला, पशुओं पर प्रयोग के बिना दवा का परीक्षण और विकास। बिल्कुल सही बात, अभी मैंने कहा कि हमें जो अनएथिकल ड्रग ट्रायल है उसको रोकने में यह मदद कर सकता है। दूसरा देखो, रोग विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का अनुकरण करके पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, रोग विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का अनुकरण करके अभी मैंने कहा था पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, मतलब कि अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग अंगों के रिस्पॉन्स का स्टडी करके हम उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन तैयार कर सकते हैं। काफी मतलब प्रिसाइज तरीके से, सटीक तरीके से मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है इसके माध्यम से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन डेवलप करने में। ठीक। तीसरा देखो, दीर्घकालिक अंग संरक्षण व स्व पुनर्जनन। अब देखो ये कहीं पे हमने मतलब रीजेनरेटिव मेडिसिन में कुछ अनुप्रयोग तो हो सकता है, बट सेल्फ रीजेनरेशन में या फिर मतलब लॉन्ग टाइम कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन में इस तरह की बातें हमने कहीं नहीं की है। ये नहीं हो सकता है सेल्फ रिजेनरेशन के संदर्भ में, ये कुछ नहीं कहता है ऑर्गन ऑन चिप में, ऐसी कोई विशेषता नहीं है। रीजेनरेटिव मेडिसिन में तो हो सकता है, बट मतलब सेल्फ रिजेनरेशन में अंगों के मतलब स्व पुनर्जनन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये वाला तो गलत है। फिर देखो, चौथा है विशिष्ट अंगों पर रोग जनकों पैथोजेंस के प्रभाव का। अभी मैंने कहा कि अलग अलग अंगों के रिस्पॉन्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अलग अलग अंगों पे मान लो कि किसी विशेष मतलब पैथोजेंस वायरस या बैक्टीरिया का लिवर पे क्या असर पड़ रहा है उसके संबंध में हम स्टडी कर सकते हैं। तो ये चीज तो मैंने शुरू में ही कहा, इसका लाभ होगा। तो ये इस हिसाब से तीसरा छोड़ दो, विकल्प 1, 2 और 4, विकल्प बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मतलब जो ऑर्गन ऑन चिप है इसके बारे में थोड़ा और, जैसे कि आप मतलब कभी भी आपको एक स्टेटमेंट दे सकता है कि जो
प्रिसाइजन मतलब प्रिसाइज मेडिसिन मेडिकेशन या प्रिसाइज ट्रीटमेंट, परिशुद्ध चिकित्सा में जो है इसका क्या रोल है, तो वहां भी यही सारी चीजें ऐड कर लो। कैंसर में भी, कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या होता है, कैंसर में क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ जो एक जगह शुरू होकर शरीर के अन्य अंगों तक फैलता है। तो ये उस अंग के रिस्पॉन्स के आधार पर उसको एक ही जगह रोक सकता है, तो एक बड़ा अचीवमेंट हो सकता है उस ट्रीटमेंट में भी। ठीक, स्पष्ट है? बढ़े अगले प्रश्न पर। यहां देखो ऑर्गन ऑन चिप का मैंने अनुप्रयोगों को यहाँ एक जगह पे लिख दिया। परिशुद्ध चिकित्सा में, कैंसर अनुसंधान में, दवा प्रभावकारिता में, मतलब किसी मेडिसिन का इफेक्टिवनेस के संदर्भ में, जटिल अंग अंतःक्रिया के अध्ययन में, सटीक मानव फिजियोलॉजी सिमुलेशन में, इन सारी चीजों में इसकी स्टडी की जा सकती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 64। ये मेथनॉल इकोनॉमी पे बेस्ड है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पर भी, एआर टाइप, एसरेशन रीजन टाइप सवाल है। पहला कथन है मेथनॉल का उपयोग आंतरिक दहन इंजनों में निम्न कार्बन वाले वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है। ठीक। दूसरा है मेथनॉल का उत्पादन मुख्यतः स्टार्च समृद्ध फसलों के किण्वन के माध्यम से किया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है मेथनॉल में पेट्रोल और डीजल की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। फिर वही पूछा गया कौन सा सही है। देखो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि मेथनॉल का उपयोग आंतरिक दहन इंजन में निम्न कार्बन वाले वैकल्पिक ईंधन के रूप में किया जा सकता है, तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट सही है। एक देखो होता क्या है कि विशेष प्रकार का मतलब एक मॉडिफाइड जो इंजन होगा, मेथनॉल आंतरिक दहन इंजनों में मॉडिफाइड इंजन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और निम्न कार्बन वाले वैकल्पिक ईंधनों के रूप में। निम्न कार्बन वाले विकल्प कहने के पीछे का तात्पर्य है कि जब इसका दहन होगा मेथनॉल का, मान लो कि इस मेथनॉल अभी जो परमिटेड है वो 15% तक परमिटेड है मेथनॉल, मतलब जो गैसोलीन है, जो पेट्रोल डीजल है, उसमें 15% तक मेथनॉल मिलाया जा सकता है। ठीक, अगर 15% तक मेथनॉल मिलाया गया तो जो आमतौर पर डीजल और पेट्रोल के साथ समस्या होती है कि कंप्लीट कंबशन नहीं होता, पूर्णतः दहन नहीं होता है। तो आप देखोगे कि अलग अलग टाइप के सल्फर के ऑक्साइड होंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ये चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ जो मेथनॉल के दहन से होगा, आप देखो मेथनॉल का क्या फॉर्मूला CH3OH, इसके दहन से जो है हमको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलेगा। इस तरह से ये जो है एक तरह से लो कार्बन विकल्प है। अन्य जो ग्रीन हाउस गैस हैं उसके उत्सर्जन को ये कम करता है। उस संदर्भ में जो है एक लो कार्बन विकल्प के रूप में इसका प्रयोग, मेथनॉल का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, अभी 100% परमिटेड नहीं है, आप 15% परमिटेड है। अगर 15 इसके और बेनिफिट क्या होंगे, कभी एक स्टेटमेंट दूसरा इकोनॉमी से जोड़कर दे दिया एक स्टेटमेंट के, अगर 15% तक मिलाया जा सकता है तो हम अपने ईंधन के लिए, भारत की अगर हम बात करें तो अधिकांश हम जो है लगभग 80 to 85% जो है हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। तो वो 15% अगर हम परमिटेड है और 15% हम मिला पाते हैं हमारे यहाँ, इस तरह से मतलब पूरी तरह से इस चीज को लागू किया जाता है, तो 15% जो आयात है उसको हम रोक सकते हैं। मतलब जो हमारा ईंधन पेट्रोल और डीजल के लिए पेट्रोलियम आयात पर निर्भर है, वो 15% तक कम कर सकते हैं। एक अन्य बेनिफिट इस तरह से भी आप देख सकते हो। लो कार्बन विकल्प कैसे है वो मैंने समझा दिया। दूसरा देखो, मेथनॉल का उत्पादन मुख्यतः स्टार्च समृद्ध फसलों के किण्वन के माध्यम से किया जाता है। नहीं, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। मुझे ऐसा लगता है कि अधिकांश बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हुआ होगा। ये जो है मेथनॉल के लिए नहीं, एथेनॉल के लिए होता है। ठीक है, C2H5OH ये जो है जो स्टार्च समृद्ध फसलों का फर्मेंटेशन है, ये एथेनॉल के उत्पादन के लिए होता है। मेथनॉल का जो प्राथमिक रूप से उत्पादन होता है उसमें आप देखोगे कोयला, प्राकृतिक गैस और बायोमास, जो बचा हुआ बायोमास है कोयला से होता है। ठीक है, इस प्राकृतिक गैस से होता है और बायोमास से। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं रखना है कि एथनॉल के कारण हो, इससे जो है मतलब मेथनॉल जो है
स्टार्च इनरिच जो फसल हैं उसके फर्मेंटेशन से होता है, नहीं, वो एथेनॉल के लिए होता है। ठीक, तो ये वाला तो गलत है। तीसरा कह रहा है मेथनॉल में पेट्रोल और डीजल की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, नहीं नहीं नहीं, कम होता है। ये ध्यान रखना कि मेथनॉल में जो है कम होता है ऊर्जा, थोड़ा ही कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कम होता है। कभी भी ये स्टेटमेंट दिया रहे कि मेथनॉल में ऊर्जा पेट्रोल डीजल से अधिक होता है तो गलत होगा। फिर से 2 और 3 दोनों गलत है, तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक स्लाइड मैंने शेयर कर दिया है, इसमें पूरा जो मेथनॉल बनाने का प्रोसेस। अब देखो मेथनॉल का के हिसाब से भी ना दो तरह का, मतलब मेथनॉल के जो प्रोडक्शन के आधार पर है, इसको दो तरह से हम, मतलब ग्रीन मेथनॉल और जो रेड मेथनॉल है, उस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ। अगर ये नेचुरल गैस और कोयला बेस्ड रहेगा तो नॉन रिन्यूएबल हो जाएगा, और बायोमास आधारित रहेगा तो रिन्यूएबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ईंधन में एथेनॉल मिश्रण, मेथनॉल की बात किया, तो साथ में एक स्लाइड में मैंने एथेनॉल के संदर्भ में भी ये कर दिया, आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ जो है स्टार्च इनरिच क्रॉप्स के फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन एथेनॉल, और फिर ये ब्लेंड होगा, मिश्रित होगा। अब ये प्रोडक्शन के आधार पर, जो मैंने शुरू में कहा, ब्राउन मेथनॉल, ग्रे मेथनॉल, ब्लू मेथनॉल, ग्रीन मेथनॉल हो सकता है कि प्रोडक्शन में हम कौन से सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राउन के लिए कोयला, ग्रे के लिए नेचुरल गैस, ब्लू हाइड्रोजन इन कंबशन विथ कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ब्लू, और ग्रीन जो है बायोमेथनॉल प्रोडक्शन, रिन्यूएबल टाइप का जो है। ठीक, ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन है उस जो ये पूरा एक तरह से स्लाइड जो है आपको ईंधन इंजन में कैसे ईंधन के रूप में मेथनॉल का प्रयोग हो रहा है उसको दर्शा रहा है। अगले प्रश्न पर बढ़ें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। देखिए आप लोग स्क्रीन पर, ये न्यूट्रिनो वेधशाला के संदर्भ में है। ये पूछ रहा है कि न्यूट्रिनो वेधशालाएं सामान्यतः गहराई में भूमिगत या जल के नीचे क्यों बनाई जाती है। पहला है, सबसे पहले तो आपको ये पता होगा, देखो काफी टाइम से, मतलब पिछले आई थिंक 10-12 साल से ये काफी चर्चा में रहा है न्यूट्रिनो वेधशाला। जो आईएनओ है, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जो आप तमिलनाडु के थेनी में जो स्थापित करने का एक तरह से प्रपोजल है। अभी तक इसमें कोई भी डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है। उसके बाद से ये हमेशा कम या ज्यादा रूप में चर्चा में रहता है। जो थेनी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, उसका बॉडी वेस्ट हिल्स में ये रहता है, और अभी हाल में ही इसका काफी विरोध होने के, यहाँ पे फिर से विरोध 2018 में ही संभवतः इसको ये मिल गया था पर्यावरण मंत्रालय से। सबसे पहले आईएनओ का विचार जो है 2005 में प्रस्तुत किया गया, 2018 में इसको पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिल गई। लेकिन अभी हाल में जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही थी, तो थोड़ा सा मतलब वहाँ लोकल लोगों का विरोध हुआ, उसके बाद फिर से ये चर्चा में आ गया है। तो मे बी इसके कारण आपसे पूछा जा सकता है इस पे सवाल। सवाल का इससे कोई लेना देना, भारत बेस्ड जो न्यूट्रिनो वेधशाला है उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ये सवाल सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है न्यूट्रिनो वेधशाला के तकनीक के संदर्भ में, कि इसको आमतौर पर जमीन में गहराई पर या पानी में गहराई पर क्यों स्थापित किया जाता है। देखो सिंपल सा इसका रीजन है कि आमतौर पे न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करना ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, डिटेक्ट करना इसलिए मुश्किल होता है, ये इंटरैक्ट नहीं करता है किसी भी चीज से, किसी भी अन्य चीजों से। तो कोई भी अगर डिटेक्टर अगर हम रखेंगे सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, तो वो क्या होगा, अन्य जो मतलब कण है ना, जो कॉस्मिक रेज है या अन्य जो कण है, उसको डिटेक्ट कर लेगा, और उसके कारण ये काफी प्लेंटी अमाउंट में, मतलब बहुतायत मात्रा में जो है न्यूट्रॉन पाया जाता है। इनफैक्ट ये कुछ सबसे ज्यादा पाए जाने वाले प्राकृतिक कणों में से एक है। ठीक है, मतलब मूलभूत जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसमें से, मतलब सेकेंड मोस्ट एबंडेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स में से एक है। ठीक, तो इसके कारण जो मूल कारण ये है कि जो डिटेक्टर्स को अंतरिक्ष किरणों और अन्य पृष्ठभूमि विकिरणों से बचाने के लिए, जो विकल्प ए है ना आपका, यही सही उत्तर है। न्यूट्रिनो वेधशाला सामान्यतः गहराई में भूमिगत या जल के नीचे क्यों। यहाँ जो भारत आईएनओ है, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये कहाँ बनाया जा रहा है, बॉडी वेस्ट हिल्स में,
मतलब समझो कि ये लगभग मतलब काफी मोटा चट्टान के परत के नीचे बनाया जाएगा ये। अभी मैं एक आपको इमेज शेयर कर रहा हूँ। ये दे, ये देखो, ये जो है ये काफी मतलब डेप्थ में जो है ये ऑब्जर्वेटरी यहाँ पर लगभग ये 2207 मीटर के भीतर जो है चट्टान के भीतर इस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया जा रहा है, ताकि जो अन्य कण है ना वो डिटेक्टर को डिस्टर्ब नहीं करे न्यूट्रिनो को की स्टडी में, इसीलिए किया जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि ये लेस, और क्यों डिस्टर्ब करता है, क्योंकि ये लेस इंटरेक्टिव है, बहुत कम किसी भी अन्य, जो आप देखोगे कहा जाता है कि हमारे शरीर के आसपास जो है हजारों लाखों न्यूट्रिनो हमेशा तैर रहे थे, पूरे जीवन काल में एक मनुष्य के शरीर से बिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो जो है पास करते हैं, लेकिन ये कोई हार्म नहीं करता है, क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। यही कारण है कि इसको मतलब हम स्टडी करने के लिए भी हमें थोड़ी सी अन्य विकिरणों से इसकी स्टडी को बचाना पड़ता है। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे न्यूट्रिनो के बारे में बेसिक चीजें जो हैं एक स्लाइड में मैंने शेयर कर दिया है, आप उसको भी ध्यान। आमतौर पे जो न्यूट्रिनो को ना मतलब इतना ज्यादा हम क्यों फोकस कर रहे हैं न्यूट्रिनो की स्टडी के लिए, कि क्यों जरूरी है। न्यूट्रिनो को आमतौर पे मतलब पोस्टमैन कहा जाता है, यूनिवर्स का पोस्टमैन। कई सारे न्यूट्रिनो ऐसे होते हैं जो यहाँ से करोड़ों लाइट ईयर दूर जो है किसी ब्लैक होल के ब्लैक होल की घटना से आए होंगे। तो अगर हम इसको स्टडी कर पाए, इसको बढ़िया अच्छे से हम ट्रैप कर पाए, अच्छे से स्टडी कर पाए, तो हमें ब्रह्मांड के संबंध में कई मतलब जो अनुत्तरित प्रश्न हैं उसके बारे में जानकारी मिल सकती है, इसीलिए हम इतना फोकस कर रहे हैं। ठीक, परंपरागत रूप से ये मतलब चला आ रहा है, पिछले 8-10 साल से ये टॉपिक चर्चा में रहा है। अभी फिर से मैंने बता दिया कि चर्चा में रहने का कारण क्या है। तो एक तो जो ग्रेविटेशनल, दो बहुत महत्वपूर्ण भारत के जो प्रोजेक्ट रहे थे, एक तो ये आईएनओ और एक लीगो, जो आपको ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए था, स्टडी करने के लिए बनाया गया है। वो उसके साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन लीगो में तो निर्माण कार्य हुए हैं, यहाँ पे अभी कोई भी मतलब निर्माण कार्य इस जो डिटेक्टर के लिए जो आयरन बेस्ड आयरन कैलोरी बेस्ड डिटेक्टर है, आई कैल बोलते हैं इसको, इसका मतलब डेवलपमेंट के लिए अभी कुछ भी स्थापित नहीं हुआ। अभी हालिया विरोध के कारण ये चर्चा में रहा, इसलिए ये प्रश्न बनाया गया। ठीक, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। ये टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स ऑफ न्यूट्रिनो जो है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। और एक चीज और, बेसिक बेसिक चीजें आप ध्यान में रखिएगा, न्यूट्रिनो जो है अनचार्ज पार्टिकल है, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल है, कोई भी चार्ज नहीं होता है इस पे। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जैसे इसके गुण मिलते हैं, लेकिन चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए, अंतिम प्रश्न है हमारे आज की इस परिचर्चा का, प्रश्न संख्या 66, देखिए आपके स्क्रीन पर है। इसमें कह रहा है, हाल ही में इसरो के 100वें मिशन ने वर्तमान नौ संचालन नेविगेशन उपग्रह समूह कंस्टलेशन में वृद्धि के लिए द्वितीय पीढ़ी के नाविक उपग्रह को प्रक्षेपित किया। ये उपग्रह किस प्रकार के सुधार करते हैं? पहला है, इनका लक्ष्य नाविक की व्याप्ति कवरेज को क्षेत्रीय से वैश्विक नौ संचालन तक विस्तारित करना है। देखो, पहला तो स्वतः गलत हो जाएगा। इनका लक्ष्य नाविक की व्याप्ति कवरेज को क्षेत्र, नहीं नहीं, अभी भी जो नाविक है ना, जो इनिशियली इसका नाम क्या था, IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसको बाद में प्रधानमंत्री जी द्वारा नाम दिया गया नाविक, नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन। तो मतलब भारतीय क्षेत्र में जो भारत की मुख्य भूमि की सीमा है, वहां से लेके 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में ये नेविगेशन की सुविधा देता है। आज भी वही चीज है, इसमें कहीं भी ये नया जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया नाविक का, उससे इसका वैश्विक कवरेज नहीं होगा, अभी भी ये रीजनल सैटेलाइट ही रहेगा। तो पहला तो गलत है। दूसरा देखो, कह रहा है कि नए उपग्रह L1 बैंड में सेवाएं प्रदान करेंगे, जिससे भारत इस संकेत के माध्यम से नौ संचालन प्रणाली प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। गलत बात, ये बात तो सही है। देखो, इसका आधा पार्ट सही है।
ये कह रहा है कि नए उपग्रह L1 बैंड में सेवाएं प्रदान करेंगे, सही बात, जिससे भारत इस संकेत सिग्नल के माध्यम से नौ संचालन पहला देश बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपने अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा या इसके बारे में IRNS के साथ कंपैरिजन का जीपीएस वगैरह, तो जीपीएस भी जो है L1 बैंड में ही देता है। ठीक, ये बात ठीक है कि ये L1 बैंड में जानकारी देगा, L1 फ्रीक्वेंसी का में काम करेगा, बट ऑलरेडी जीपीएस काम करता है। अब L1 फ्रीक्वेंसी का लाभ क्या होगा कि जो पर्सनल ट्रैकर्स हैं अन्य उपकरणों के साथ जो कंपैटिबिलिटी होती है ना, कंपैटिबल समझते हो कि कोई भी, अब देखो जीपीएस कितना बहुत ज्यादा कंपैटिबल है, तो ये L1 बैंड, L1 फ्रीक्वेंसी में L1 बैंड में काम करने से जो डिवाइसेस की कंपैटिबिलिटी है, संलग्नता, एक तरह से जुड़ाव समझ लो, वो बेहतर हो जाएगा। तो ये पहला नहीं है, डेफिनेटली IRNS नाविक जो है ये L1 बैंड में काम करेगा, लेकिन ये पहला नहीं है, ऑलरेडी जीपीएस इसमें काम कर रहा है। इसमें समय की बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी परमाणु घड़ी का प्रयोग किया गया है। ये वाला जो है ये बिल्कुल सही है, तीसरा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है कि इसमें बेहतर सटीकता के लिए स्वदेशी परमाणु घड़ी का उपयोग किया गया है। तो केवल 3 जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प सी आपका उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मतलब जो और आप ध्यान में रखने की कुछ कुछ चीजें हैं कि जो इसरो का 100वां मिशन था, खुद ही कह दिया है, तो इसको ध्यान में रखना है। कौन से सैटेलाइट से? GSLV F15। ये देखो, ये लॉन्च ऑफ GSLV F15, ये तो हमारा लॉन्च व्हीकल था, और ये NVS-2 सैटेलाइट को, नेविगेशन सैटेलाइट 2, मतलब जो सेकेंड जनरेशन का नेविगेशन सैटेलाइट है। IRNS में कुल 7 सैटेलाइट थे, और उसी में था प्रोविजन कि इसके कुल 5 सैटेलाइट को रिप्लेस किया जाएगा सेकेंड जनरेशन के। तो ये जो सेकेंड जनरेशन का 5 सैटेलाइट है, उसका ये दूसरा सैटेलाइट है NVS-2। ठीक है, NVS-1 जो है ये पहले ही मई 2023 में जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने काफी डिटेल में इसके क्या मतलब कैसे बेहतर है या इसके क्या इंपॉर्टेंस रहे हैं इसरो के 100वां मिशन का, वो मैंने एक तरह से मेंशन कर दिया। आप इसको देख सकते हो, GSLV F15 NVS-2 SDSC से 29 जनवरी को, डेट वगैरह भी याद रख लेना कभी कभार। देखो यूपीएससी, क्योंकि ये एक बड़ा इवेंट रहा है, मतलब पूरे आप देखोगे कि जो इसरो के चेयरमैन हैं ये इन्होंने कहा कि जो मतलब अगले 5 साल में हम और 100 मतलब लॉन्च करेंगे, 100 मिशन लॉन्च करेंगे। इसको 1975 से अभी तक लगभग 50 साल लग गए, मतलब भारत के 100 मिशन होने में। थोड़ा हिस्ट्री इसरो के बारे में ध्यान रख लेना। एक स्टेटमेंट, क्या पता पहले ये 100वां मिशन था तो पहले मिशन, एक स्टेटमेंट पहला मिशन के बारे में दे, बस इतना एकदम इंडिकेटिव नेचर का दे दे एग्जाम में कि आर्यभट्ट कब कहाँ लॉन्च किया गया। थोड़ा सा बेसिक बातें, बहुत एकदम हिस्ट्री रटने नहीं लगना है, बट बेसिक 1-2 बातें ध्यान में रख लेना, क्या पता एक स्टेटमेंट दे दे उस तरह का। ठीक, ये तारीख भी ध्यान में रखना कि 29 जनवरी इंपॉर्टेंट है। एक बार यूपीएससी ने ये डेट पे पूछा है सवाल, एक स्टेटमेंट दिया है, तो इसलिए भी ये पूछ सकता है। नेविगेशन सैटेलाइट के लिए था नाविक IRNS। अब ये देखो सटीक पीवी, प्रिसाइज पीवीटी, पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइमिंग के लिए एकदम, इससे क्या फायदा मिलेगा? जो कोई भी नेविगेशन सैटेलाइट का आधार ये 3 चीज होता है, पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइमिंग। तो ये जो है पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइमिंग को अधिक प्रिसाइज करेगा। ठीक, भारत वो इसकी सीमाओं से 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में काम करता है। पहले ही बताया मैंने, ये IRNS शुरू से काम कर रहा है, अभी ऐसा नहीं है कि NVS-2 से ये पूरे वैश्विक हो जाएगा, अभी भी वो उसी क्षेत्र में काम करेगा। नाभिक में 2 प्रकार की सेवाएं ट्रेडिशनली आपने पढ़ा होगा, SPS स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज जो सबके लिए उपलब्ध है, और RS रिस्ट्रिक्टेड सर्विस है जो बेसिकली जो है मतलब खुफिया उद्देश्यों के लिए उपलब्ध है। SPS जो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस है, इसकी खासियत 20 मीटर की स्थिति और 40 नैनोसेकंड तक सटीक है। यह NVS-1 IRNS के 5 रिप्लेसमेंट उपग्रहों में से एक NVS श्रृंखला का दूसरा उपग्रह। पहला जो था सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट, इसमें पहला परमाणु घड़ी इसमें भी था, और इसके साथ अभी जो NVS-2 लॉन्च किया गया उसमें भी। NVS-1 जो है ये मई 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक, क्लियर है? ये देखो, ये जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं, थोड़ा सा आप नाम ध्यान रख सकते हो, कंपैरिजन में आपको ध्यान में होगा ही, बट थोड़ा सा ध्यान में रख लेना किसका, क्या पता कभी मैचिंग इस तरह से दे दे कि GPS ग्लोनास किसका है, बेडू किसका है, गलीलियो किसका है, क्यूजेस किसका है, और एक यहाँ पे जापान का मिसिंग है, आप वो भी ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें से 4 जो हैं वो वैश्विक हैं,
बाकी सब क्षेत्रीय है। ठीक है, जीपीएस वैश्विक है यूएस का, उसके बाद रशिया का ग्लोनास वैश्विक है, चाइना का बेदू वैश्विक है, गलीलियो यूरोप का मतलब यूरोप का जो गलीलियो है ये भी वैश्विक है, ग्लोबल है, और जो रीजनल है उसमें आईआरएनएस है, क्यूजेड्स है। ठीक है, स्पष्ट है। तो ये था आज का हमारा जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्नों की परिचर्चा थी उसके संदर्भ में। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।